आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के रसायन विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो रसायन विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 347 के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का जो है लिंक है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से तैयार करते चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए। अब यहाँ पर बताना है निम्नलिखित यौगिकों की क्या संरचना होगा। पहला दिया गया है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब इसकी संरचना कैसी बनाएंगे? इनकी संरचना जो बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे पेंटेन। पेंटेन का मतलब कार्बन की श्रृंखला में 5 कार्बन होना चाहिए। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 कार्बन होना चाहिए। मेथिल का मतलब हो गया CH3 होना चाहिए। क्लोरो का मतलब Cl होना चाहिए। अब यहाँ क्लोरो जो है दूसरे नंबर पे होना चाहिए और मेथिल जो है तीसरे नंबर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जब इसकी संरचना बनाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर CH3, क्या बनेगा यहाँ पर CH3, ये पहला कार्बन हो गया CH3 और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो CH हो जाएगा, दूसरा कार्बन हो जाएगा और इसी दूसरे कार्बन पर जो है क्लोरीन को जोड़ना है तो Cl हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ बनेगा यहाँ पर CH हो जाएगा CH और यहाँ पर जो है तीसरे नंबर पर CH3 मेथिल को जोड़ना है तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन हो गया और 1 कार्बन और बढ़ेगा तो ये हो जाएगा CH2 और लास्ट में क्या बनेगा CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि कैसे इसको बनाया गया। यहाँ पर 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और ये 5 नंबर कार्बन। तो दूसरे नंबर पर क्लोरो हो गया और तीसरे नंबर पर मेथिल हो गया और ये पूरे का नाम क्या हो जाएगा पेंटेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हो गया। तो कैसे बना समझ में आ गया होगा। और एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन की जरूरत भी है तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है कि नहीं चेक कर सकते हैं। 3 1 4, 1 2 3 1 4, मतलब ये बॉन्ड को हाइड्रोजन कहते हैं। 1 2 3 4, 2 1 3, एक आगे 4 है, 3 पीछे एक दिया है, बॉन्ड 4 है तो एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो पहला जो है बन चुका 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। अब अगला क्या बनाना है, 1 नंबर पर और 4 नंबर पर डाई ब्रोमो। ब्रोमो का मतलब हो गया Br होना चाहिए। ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन का मतलब दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर बॉन्ड भी होना चाहिए। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहला नंबर कहेंगे यहाँ पर CH2, क्या लिखेंगे यहाँ पर CH2 हो जाएगा यहाँ पर CH2 और पहले नंबर पर क्या जोड़ना है, पहले नंबर पर ही Br जोड़ना है। तो पहले नंबर पर Br हो गया तो 2 यह हो गया हाइड्रोजन, एक 3 हाइड्रोजन हो गया, एक आगे बढ़ेगा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या बनेगा CH हो जाएगा, CH हो जाएगा और आगे बनेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा CH हो जाएगा और यहाँ पर जो है CH3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन बनाना है। तो ब्यूटेन हो जाएगा यहाँ पर CH2 और यहाँ पर भी Br जोड़ना है क्योंकि चौथे नंबर पर Br को जोड़ना है और दूसरे नंबर पर बॉन्ड लगाना है। तो देखिए पहले नंबर 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर पर बॉन्ड हो गया और 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो पहले नंबर पर Br हो गया, पहले नंबर पर Br हो गया, दूसरा और चौथे नंबर पर Br हो गया और बीच में डबल बॉन्ड जो है दूसरे नंबर पर लगाना है। ब्यूट 2 इन मतलब दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगाना है। इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड और आइन का मतलब होता है 3 बॉन्ड। तो CH2 चौथे नंबर पर, CH2 के नीचे Br हो गया, चौथे नंबर पर जो है Br और पहले नंबर पर Br हो गया और चौथे और या दूसरे नंबर पर जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। इसका नाम क्या बनेगा 1,4 डाई। डाई क्यों बोला, क्योंकि 2 है, Br 2 है इसलिए इसको डाई बोलते हैं। डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन इसको पढ़ा जाता है। तो इसकी संरचना जो है समझ में आ गया कैसे इसको बनाया गया। अब अगली जो संरचना बनाना है, अब 1 नंबर पर ब्रोमो चाहिए, ब्रोमो और 2 यहाँ कामा दे करके बताया गया है कि 2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब यहाँ पर 1 ब्रोमो 2
अब यहाँ पर 2 डाई मेथिल प्रोपेन कैसे बनेगा, तो इसके बनाने के लिए पहले प्रोपेन की संरचना बनाएंगे कि मेथेन एथेन प्रोपेन, मतलब 3 कार्बन इसके अंदर होना चाहिए। तो लिखेंगे आपका CH3 एक कार्बन हो गया और ये 2 कार्बन हो जाएगा, और लास्ट में जो लिखेंगे यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर पहले नंबर पर Br हो गया। पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर बोला है 2 कामा डाई मेथिल, डाई मेथिल मतलब हो गया दूसरे नंबर पर CH3, और नीचे भी क्या रहेगा यहाँ पर CH3। अब ये डाई बन जाएगा क्योंकि 2 हो गया, डाई बन जाएगा, तो डाई मेथिल प्रोपेन, मेथेन एथेन प्रोपेन हो गया, पहले नंबर पर ब्रोमो हो गया, और 2 जो है बना है यह डाई मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, क्योंकि दूसरे नंबर पर एक नंबर इधर से करेंगे, एक नंबर, और ये 2 नंबर, और ये हो जाएगा 3 नंबर। तो दूसरे नंबर पर जो है 2 डाई, मतलब 2 क्यों बोला गया है कि दूसरे नंबर पर ऊपर नीचे लगा है, इसलिए इसको डाई बोला जाता है। 2 गो होगा CH3, 2 गो है इसलिए डाई हो जाएगा। अब मेथिल का मतलब CH3 बोला जाता है, तो 2 दूसरे नंबर पर डाई मेथिल प्रोपेन। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे इसको संरचना बनाया जा रहा है। अब अगला लाइन पे हम लोग समझेंगे। अगला जो दिया गया है 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट 2 इन बनाना है। पहले नंबर पर ब्रोमो बनाना है, और जो है दूसरे नंबर पर मेथिल बनाना है, और जो है आपका ब्यूट मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, कार्बन की श्रृंखला जो है 4 होना चाहिए। तो क्या बनेगा CH3 एक, और यहाँ बनेगा CH हो जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ लिखेंगे C, और यहाँ लिखेंगे अब यहाँ पर CH2, और यहाँ पहले नंबर पर क्या जोड़ना है, तो पहले नंबर पर Br को जोड़ दीजिए, और उसके बाद से जो है और दूसरे नंबर पर मेथिल जोड़ दीजिए। मेथिल को क्या कहते हैं, CH3 कहते हैं। तो ये पहले नंबर हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 4 हो गया। तो पहले नंबर पर ब्रोमो हो गया, और दूसरे नंबर पर मेथिल हो गया, और दूसरे नंबर पर ही जो है डबल बॉन्ड भी लग गया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड भी चाहिए 2 इन, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी हो गया। अब अगला जो बनाना है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। अब यहाँ पर बेंजीन बनाना है, तो कैसे बनेगा, सबसे पहले जो है बेंजीन रिंग बना लेंगे। यहाँ पर बेंजीन रिंग बनेगा, और यहाँ बेंजीन रिंग पर जो बन जाएगा, तो अब यहाँ पर जो है बनाया जाएगा बेंजीन रिंग पर पहले नंबर पर ही क्लोरो बनाना है। क्या बनाना है, पहले नंबर पर क्लोरो बनाना है। तो पहला नंबर यह होता है, इसको कहते हैं Cl हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर मेथिल बनाना है, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा। पहले नंबर पर क्लोरीन, दूसरे नंबर पर मेथिल, तो यह बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। इसकी संरचना जो है बन गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह संरचना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार 2 बार बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के उत्पाद लिखिए। अब यहाँ पर जो केमिकल को मिला करके गर्म किया गया है, तो गर्म करने पर क्या बनेगा इसके बारे में बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि यह बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग में यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है और डबल बॉन्ड लगा है, और यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हैं, और किससे क्रिया कराना है, हाइड्रोजन जो है ब्रोमाइड HBr से जो है क्रिया कराना है। तो यहाँ पर जब क्रिया कराएंगे, तो जब भी HBr से क्रिया कराया जाता है तो मार्कोनी क्राफ का नियम लागू किया जाता है। मार्कोनी क्राफ का नियम यह होता है कि जहाँ पर अगर हाइड्रोजन ज्यादा है, देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, कम है, तो यहाँ से जो है हाइड्रोजन जो ये प्लस होता है और Br क्या होता है, माइनस होता है। तो Br वाले जो होते हैं, यहाँ पर जो है Br किसके पास चला जाता है, जो कम हाइड्रोजन वाले होते हैं उनके पास चला जाता है, और H जो है कहाँ चले जाते हैं, जो अधिक हाइड्रोजन रहते हैं उनके पास चले जाते हैं। तो कैसे रिएक्शन लिखना है, अब यहाँ पर जो है मार्कोनी क्राफ का जो नियम लागू करेंगे, तो यहाँ पर पुनः जो है बेंजीन रिंग को जो है बना लेंगे, और बेंजीन रिंग में जो बनेगा, और यहाँ पर जैसे बनाया गया है, तो यहाँ पर पहले से ही जो बना हुआ था इसको पहले बना लेंगे, और बनाने के बाद से बेंजीन रिंग बनने के बाद से यहाँ से जो है क्या आ जाएगा, इसके पास कौन आ जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा, मतलब ये Br ये इस हाइड्रोजन के पास आ जाएगा, और यह हाइड्रोजन जो अधिक वाला हाइड्रोजन है उसके पास चला जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH, क्या बनेगा, यह CH पहले से था क्योंकि यहाँ पर C रहता ही है, तो CH हो जाएगा, और नीचे इसके पास कौन चलाएगा, तो Br इसके पास चलाएगा,
और यहाँ से जो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब पहले क्या था, डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और CH2 था, CH2 और एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा तो ये बन जाएगा CH3 हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, यह Br किसके पास चला गया, कम हाइड्रोजन के पास चला गया, और यह हाइड्रोजन किसके पास चला गया, तो यह जो हाइड्रोजन जो है अधिक जो है हाइड्रोजन के पास चला गया। तो यहाँ पर किनका नियम लागू हो रहा है, मार्कोनी क्राफ्ट का जो है नियम यहाँ पर लागू किया गया है कि जो अधिक हाइड्रोजन रहते हैं उसके पास ये हाइड्रोजन चला जाता है, और जो कम हाइड्रोजन रहते हैं वहां पर Br चले जाते हैं। तो यह जो है रिएक्शन जो है संपूर्ण जो है उत्पाद बन चुका। अब अगला जो रिएक्शन देखेंगे इनमें क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे कि HBr से ही क्रिया कराया गया है। तो यहाँ पर भी जब क्रिया कराएंगे HBr से क्रिया कराएंगे तो वही चीज होगा, जो हाइड्रोजन जो रहेगा, यह जो हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यह और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है। तो अब किसी एक के पास जो है हाइड्रोजन चला जाएगा, किसके पास, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो किसी एक के पास हाइड्रोजन जो अधिक वाला रहेगा वो हाइड्रोजन उसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा, और जो कम हाइड्रोजन रहेगा उसके पास जो है कौन चला जाएगा, Br चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो है पहले बेंजीन रिंग को यहाँ पहले बना लेंगे। यह बेंजीन रिंग बनने के बाद से जो है यहाँ पर बेंजीन रिंग बन जाएगा, उसके बाद उसमें कौन सा क्रिया करा लेंगे, अब यहाँ पर CH2 था तो CH2 ही रहेगा, और यहाँ पर जो है अब CH2 के बाद से यहाँ पर C और H है, उसके साथ कौन लग जाएगा, Br चलाएगा। क्यों Br इसके पास आएगा, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन जिसमें कम रहता है उसमें जो है Br उसके पास चला जाता है, और जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है उसमें हाइड्रोजन चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा C हो जाएगा, और यहाँ पर जो है Br हो जाएगा, यहाँ पर Br हो गया, और नीचे क्या था, H था, और इसके बाद से ये CH2 था तो ये बनेगा CH3 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास चला गया और Br इसके पास चला जाएगा। किनका नियम लागू हो गया, यहाँ पर मार्कोनी क्राफ्ट का नियम लागू किया गया है। तो मार्कोनी क्राफ्ट का नियम जब लागू किया गया है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर नियम लागू किया गया। और यहाँ पर अगला देखेंगे, यहाँ पर भी HBr से क्रिया कराना है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो उपस्थित में कराते हैं, जब भी H2O2 आ जाता है तो एंटी मार्कोनी क्राफ्ट का नियम लागू किया जाता है। एंटी जो है मार्कोनी क्राफ्ट का नियम का मतलब क्या है, जो कम हाइड्रोजन रहते हैं उसके पास यह हाइड्रोजन चला जाएगा, और जो अधिक हाइड्रोजन होते हैं उसके पास जो है Br चला जाएगा। इसका विपरीत नियम हो जाता है। यहाँ पे क्या देख रहे थे, यहाँ पर अधिक हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन जाता था, और यहाँ पर Br जो कहाँ जाता था, जो कम हाइड्रोजन रहते थे उसके पास जाता था। लेकिन अब यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड से जब क्रिया कराते हैं तो एंटी मार्कोनी क्राफ्ट का नियम लागू किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या कहाँ पर अधिक है और हाइड्रोजन की संख्या कहाँ पर कम है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 1 है, कम है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 3 है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन की संख्या जब 3 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन उसके पास नहीं भेजा जाएगा, और इनके पास जो है हाइड्रोजन या इनके पास भेजिए या इनके पास भेज दीजिए। तो क्या बनेगा, यहाँ पर जब इसको क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, और pH क्या लिखा है, तो ये फेनिल है, माने फेनिल मतलब क्या रहेगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर pH लिख दिया गया, फेनिल है तो यहाँ पर फेनिल pH ही रहेगा। और pH के बाद से जो है बगल में क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है C और H है। अब इसके पास एक हाइड्रोजन इसको दे देगा, क्योंकि हाइड्रोजन कम वाले हाइड्रोजन के पास जाएगा तो इसने CH2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन उसके पास, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास चला गया, और यहाँ बचेगा अब क्या, CH हो जाएगा। तो लिखेंगे आपका CH हो जाएगा, और CH के बाद से जो है, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, CH3 हो जाएगा, और यहाँ पर Br उसके पास चला जाएगा, इसके पास क्या रहेगा, Br हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पर Br हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये लाइन जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जो कम हाइड्रोजन होते हैं उसके पास जो है यह हाइड्रोजन चला जाता है, तो यहाँ पर चला गया है, और जो अधिक हाइड्रोजन रहते हैं उसके पास कौन चला जाएगा, Br चला जाता है। अब अगला जो रिएक्शन दिया गया है, अब यहाँ पर C6H5Br, मतलब बेंजीन रिंग में Br जुड़ा हुआ है, सोडियम है, Br है, CH2CH2CH2CH3, यहाँ पर दिया गया मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन में जो है Br जुड़ा हुआ है, और किसके साथ क्रिया कराना है, तो ईथर के उपस्थित में क्रिया कराना है। तो इस अब क्रिया को देखते आपको पता चल गया होगा कि अब क्रिया कौन सा क्रिया है, तो बुटर्ज फिटिंग अब क्रिया होता है। इसमें क्या बाहर निकलेगा,
2Na और इसमें Br इसमें भी है, Br इसमें भी है, तो यह 2Na Br जो है इसमें से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो बनेगा यहाँ पर C6H5 यहाँ से उतर जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 4 यहाँ पर कार्बन है तो चारों कार्बन यहाँ से उतार दीजिए, CH2 और हो जाएगा CH2 बस हो जाएगा CH3 हो जाएगा। और लास्ट में कौन सा बाहर निकलेगा इसमें से, तो लास्ट में इसमें से प्लस कर लेंगे, यहाँ पर प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ Na और Na 2 को Na है और 2 Br है, तो आगे यहाँ 2 लगा लेंगे और 2Na क्या हो जाएगा, Br हो जाएगा। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, बुटर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें से जो है 2Na Br जो है बाहर निकल जाएगा। सेम अभिक्रिया को उतार दीजिए, इसमें 2Na Br को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। बहुत आसान अभिक्रिया है। और ये डाई एजोनीकरण अभिक्रिया अगला गया है। डाई एजोनीकरण अभिक्रिया में आप जानते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन जो है हाइलाइड जो है से क्रिया कराना है, तो यहाँ से जो है X वाला जो है इसके पास चला जाएगा और आगे जो क्रिया होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं आगे जो हमारा रिएक्शन बनेगा, यहाँ पर बेंजीन जो है डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा। जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, पहले बेंजीन रिंग को क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे और बेंजीन रिंग जब बन जाएगा यहाँ पर, तो उसके बाद से जो है यहाँ पर क्रिया कराएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है और यह हाइलोजन परिवार यक्स है और अन्य सोडियम नाइट्रेट सोडियम NaNO2 से जब क्रिया कराते हैं तो इस क्रिया का नाम क्या होता है, डाई एजोनीकरण अभिक्रिया होता है। और यहाँ पर बनता है En2 और यहाँ से हाइलोजन चला जाता है, तो हाइलोजन मतलब X चला जाएगा उसके पास और क्या बनेगा, यहाँ पर Na बनेगा, NaX हो जाएगा प्लस जो है यहाँ पर 2H2O हो जाता है अभिक्रिया में। तो यह अभिक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, डाई एजोनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें जो ये बनता है इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम, इसका नाम होता है बेंजीन डाई एजोनियम। तो ये अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे ये अभिक्रिया को कराया गया। इसमें जो है दो नियम जो है मार्कोनी क्राफ का नियम है और एक जो है एंटी जो है मार्कोनी क्राफ का नियम है। जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो एंटी मार्कोनी क्राफ का नियम लागू करते हैं और HBr से जब क्रिया होता है तो जो अधिक वाला हाइड्रोजन होता है उसके पास हाइड्रोजन चला जाता है और कम वाले हाइड्रोजन के साथ जो है Br जो है लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया की पहले परिभाषा आपको बताना है, उसके बाद एल्कोहल की निर्जलीकरण अभिक्रिया की क्रिया विधि समझाना है और यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और यह प्रश्न कई सालों से परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले जो है निर्जलीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में हमको बताना है। तो जब एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म किया जाता है तो जल के अणु बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को ही जो है निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। नाम से ही परिभाषा बन जाएगा, निर्जलीकरण मतलब बिना जल का, मतलब उसके अंदर जल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। तो क्या लिख लेंगे यहाँ पर परिभाषा, एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में गर्म करने पर जल का अणु बाहर निकल जाए, जल के अणु क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, जल के अणु बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को निर्जलीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
निर्जलीकरण अवक्रिया कहते हैं। अवक्रिया, निर्जलीकरण अवक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, 2 बार पढ़ेंगे परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे परिभाषा को, जब एल्कोहल को किसे क्रिया कराएंगे, जब H2SO4 के उपस्थित में गर्म करने पर जल का अणु बाहर निकल जाता है, इस अवक्रिया को निर्जलीकरण अवक्रिया कहते हैं। तो निर्जलीकरण अवक्रिया का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि इसमें जल के जो अणु होंगे वह बाहर निकल जाते हैं। अब एक प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन क्या है, एल्कोहल की निर्जलीकरण अवक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। मतलब इसकी क्रिया विधि कैसे समझाएंगे, तो यहाँ पर पहले जो है एल्कोहल का निर्जलीकरण कराएंगे। तो यहाँ हेडिंग नोट करेंगे, एल्कोहल का निर्जलीकरण। एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण अवक्रिया क्या है, और उस अवक्रिया के बाद से जो है इसकी क्रिया विधि को समझाना है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण कराएंगे। एल्कोहल का निर्जलीकरण कैसे होगा, एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण। अब एल्कोहल का जब निर्जलीकरण करा लेंगे तब उसकी क्या कराएंगे, क्रिया विधि के बारे में बताएंगे कि इसकी जो है क्रिया विधि क्या है। तो यहाँ पर एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण पहले समझेंगे कि एल्कोहल का जो है निर्जलीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे नोट करेंगे कि जब एल्कोहल को H2SO4 के उपस्थित में जब इसको गर्म करते हैं तो एल्कीन बनता है और जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एल्कोहल को H2SO4 मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, गर्म करने पर एल्कील, क्या बनेगा यहाँ पर, एल्कील बनता है। एल्कीन बनता है और इसमें से क्या बाहर निकलता है, एल्कीन बनता है तथा जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। जल के अणु क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब इस रिएक्शन को समझेंगे कि इसमें एल्कोहल को लेना है और एल्कोहल को लेकर के जब गर्म करेंगे किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में, यहाँ लिखेंगे CH3CH2OH, यह है एथिल एल्कोहल। और एथिल एल्कोहल को जब गर्म करेंगे किसके उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 के उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो इसमें जो है ये क्या बना लेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह एल्कीन क्या बनेगा, एल्कीन बन जाएगा और उसके साथ जो है जल क्या आएगा, बाहर निकल जाएगा। इसी अवक्रिया को क्या कहा जाता है, निर्जलीकरण अवक्रिया कहा गया है। तो एल्कोहल का जो है यहाँ निर्जलीकरण किया गया है कि जब एल्कोहल मतलब मेथिल एल्कोहल को जब लेकर के जब गर्म करते हैं किसके उपस्थिति में, H2SO4 के उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो यहाँ एल्कीन मतलब ये क्या बना है, तो एल्कीन का मतलब यहाँ पर एथीन बना है। क्या बना है, एथीन। 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा है तो एथीन बना है। ये किस समूह में आता है, तो एल्कीन समूह में आता है। और क्या बाहर निकला है, जल बाहर निकल गया है। इसी अवक्रिया को एल्कोहल का क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहा जाता है। अब यहाँ लिखेंगे क्रिया विधि। अब इसकी क्रिया विधि क्या है, अब क्रिया विधि के बारे में बताना है। तो अब यहाँ लिखेंगे क्रिया विधि। अब इसका क्रिया विधि क्या है, कैसे इसका क्रिया करेगा, तो यहाँ क्रिया विधि लिख लेंगे कि यह जो है कैसे क्रिया करता है, किस विधि से जो है क्रिया होगा। तो यहाँ पर ये क्रिया विधि जो होता है वो 3 विधियों से होता है। 3 मतलब 3 प्रकार इसमें प्रयोग करेंगे तब जाकर के ये क्रिया संपन्न होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी क्रिया विधि निम्न है, लिख लेंगे यहाँ पर, इसकी क्रिया जो विधि है, इसकी क्रिया विधि निम्न है। नीचे लिखेंगे, निम्न मतलब नीचे लिखा जाएगा। इसकी क्रिया विधि क्या है,
निम्न है। अब ये पहला विधि क्या है, तो पहला विधि के बारे में अब समझेंगे कि पहला विधि जो इसका है एल्कोहल का प्रोटीनीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे पहला, तो लिखेंगे यहाँ पर एल्कोहल का प्रोटीनीकरण। क्या होगा यहाँ पर, एल्कोहल का प्रोटीनीकरण होगा, एल्कोहल का। अब यहाँ लिखेंगे प्रोटीनीकरण, प्रोटीनीकरण। अब एल्कोहल का जो है प्रोटीनीकरण कैसे होता है। अब यहाँ एल्कोहल का प्रोटीनीकरण के बारे में समझेंगे कि एल्कोहल का जो है प्रोटीनीकरण कैसे कराया जाता है। तो एल्कोहल का अगर प्रोटीनीकरण कराएंगे तो लिखेंगे यहाँ पर जब एल्कोहल में जब एल्कोहल पर प्रोटॉन का क्या करेंगे, यहाँ पर एल्कोहल का पर प्रोटॉन आक्रमण करता है। क्या करता है, आक्रमण करता है। तो क्या बनता है, तो कहेंगे पहला जो विधि है प्रोटीनीकरण, जब एल्कोहल पर प्रोटॉन क्या करता है, आक्रमण करता है। तो क्या बनता है, आक्रमण करता है तो क्या बन जाएगा, प्रोटोनेट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रोटोनेटेड एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। अब यहाँ पहला क्रिया समझेंगे कि प्रोटोनेटेड एल्कोहल कैसे बनता है। अब ये पहला क्रिया करेगा, तो कैसे क्रिया करेगा, जब एल्कोहल पर क्या करते हैं, प्रोटॉन का आक्रमण कर देते हैं। तो प्रोटॉन का जब आक्रमण होता है तो मतलब यहाँ रिएक्शन जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एल्कोहल का मतलब क्या है, CH3CH2 और यह है OH, यह एथिल एल्कोहल। और यहाँ प्रोटॉन जब आक्रमण करता है, प्रोटॉन मतलब H के ऊपर प्लस होता है, जब ये आक्रमण करता है तो H यहाँ पर आकर के ज्वाइंट हो जाता है, तो इसको कहा जाता है CH3CH2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है O और यह बनेगा H, इसके ऊपर ये प्लस आ जाएगा, प्लस प्रोटॉन जो है और यह वाला प्लस इसके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर जो है EH हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, इसी का नाम है प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ये बनता है। पहला अब क्रिया जो है यहाँ फाइनल हो गया। पहला जो है क्रिया विधि क्या करेगा, एल्कोहल को प्रोटीनीकरण करता है। और एल्कोहल का प्रोटीनीकरण कैसे होता है, जब एल्कोहल पर किसका आक्रमण कराते हैं, जब प्रोटॉन का आक्रमण होता है तो यह आक्रमण होने के बाद प्रोटोनेटेड एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब यह प्रोटोनेटेड एल्कोहल आगे चल के जो है इसको गर्म करते हैं तो यह कार्बोधन आयन में बदल जाता है। और जब कार्बोधन आयन को गर्म करते हैं तो एल्कीन में बदल जाता है। तो 3 क्रिया होता है। पहला क्रिया का नाम क्या है, एल्कोहल का प्रोटीनीकरण कराए। जब एल्कोहल प्रोटॉन पर आक्रमण करेगा तो प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनेगा। अब ये तो प्रोटोनेट एल्कोहल को जब गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोधनायन बनेगा। और कार्बोधनायन को जब गर्म करेंगे तो एल्कीन बन जाएगा। तो अगला जो अब क्रिया क्या बनेगा, अब अगला क्रिया के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर बनाएगा अब कार्बोधनायन का बनना। तो कार्बोधनायन कैसे बनेगा, जब प्रोटोनेट एल्कोहल को गर्म करते हैं तो यह कार्बोधन आयन बनता है। अब प्रोटेनोटेड एल्कोहल का सूत्र क्या है, तो यहाँ पे इसका सूत्र लिख लेंगे CH3, इसका सूत्र बनेगा CH3, यहाँ पर CH3 और ये लिखेंगे यहाँ पर CH2 और बनेगा यहाँ पर OH, यह प्लस है और नीचे जो है EH लगा हुआ है। तो यह पूरा सूत्र किसका है, तो यह प्रोटोनेटेड एल्कोहल है। जब इसको गर्म करेंगे तो यह कार्बोधन आयन में बदल जाएगा और जल बाहर इसमें से निकल जाएगा। तो ये बनेगा यहाँ पर CH3 और ये बनेगा CH2 और ये बन जाएगा कार्बोधन आयन प्लस हो जाएगा और इसमें का H2O जो है क्या आ जाएगा, यह प्लस इसके ऊपर चला जाएगा और H मिल करके क्या बन जाएगा, यह H2O बाहर आ गया। तो यहाँ पर जो है H2O जो है बाहर आ जाएगा। तो यही क्या था, निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब क्या था, इसमें से पानी की मात्रा क्या जाना चाहिए, बाहर आ जाना चाहिए और लास्ट में क्या बनना चाहिए, एल्कीन, मतलब एल्कीन समूह बनना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है कार्बोधनायन बन गया और इसमें से जल क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब अगला जो है एल्कीन का बनना, मतलब एल्कीन मतलब एथीन का बनना, यहाँ पर एथीन का बनना लिख सकते हैं। तो अगला क्रिया लिखेंगे यहाँ पर एथीन का बनना। एथीन का
बनना, और एथीन का बनना मतलब एल्कीन का बनना, एल्कीन का ही समूह जो है एथीन होता है। तो यहाँ लिखेंगे एथीन का बनना। अब आगे क्या लिखेंगे कि जब यहाँ पर कार्बोधन आयन का गर्म करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर, जब कार्बोधन आयन को गर्म करेंगे, कार्बोधन आयन को गर्म करते हैं, यहाँ पर जब कार्बोधन आयन को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, गर्म करते हैं तो एथीन, और एथीन किस समूह में आता है, तो एथीन जो है एल्कीन समूह में आता है। कौन समूह में, एल्कीन बनता है। अब यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा, इसके ऊपर वाला क्रिया में क्या बाहर निकला था, जल बाहर निकला था, और इसमें क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। तो यहाँ पर क्रिया जो है इसका संपूर्ण जो है क्रिया पूरा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर CH3 CH2 और ये प्लस है, इसका नाम क्या है, कार्बोधन आयन है। जब इसको गर्म करेंगे तो यह बन जाएगा एथीन, CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर CH2 आ जाएगा, और इसमें से प्रोटॉन क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जो प्रोटॉन से आक्रमण किए थे वो प्रोटॉन कहाँ आ जाएगा, बाहर निकल जाता है। अब जाकर के ये अब क्रिया क्या हो गया, ये अब क्रिया पूरा हो गया। तो एल्कोहल का जो है यहाँ पर जो है निर्जलीकरण का क्रिया विधि जो कराना था, यहाँ पानी निकला, और पानी के बाद से यहाँ पर जो है एल्कीन, मतलब यहाँ पर एल्कीन का मतलब हो गया एथीन प्राप्त हुआ, और प्रोटॉन जो है बाहर निकल गया। तो यह अब क्रिया जो है पूरा हो गया। तो उम्मीद करते हैं यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। पहला जो अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया, दूसरा जो है राइमर टिमान अभिक्रिया, और तीसरा जो अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। ये 3 अभिक्रिया के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट करेंगे, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया क्या है, इनके जो है परिभाषा क्या बनेगा, अभिक्रिया के बारे में क्या लिखना है। तो सबसे पहले काम करेंगे कोल्बे अभिक्रिया जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे। और जब यहाँ लिखेंगे जब सोडियम, क्या लेना है यहाँ पर, जब सोडियम फिनाक्साइड, जब लिखेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम और क्या लेंगे यहाँ पर फिनाक्साइड को लेकर कितने डिग्री पे गर्म करना है, तो कहेंगे जब सोडियम फिनाक्साइड को 120 से 140 डिग्री सेल्सियस पर CO2 से जब क्रिया कराते हैं, CO2 के साथ, किसके साथ, CO2 के साथ है, CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा सोडियम, क्या बनेगा यहाँ पर, सोडियम सैलिसिलिक है, सोडियम सैलिसिलिक, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। इस मिश्रण को पुनः क्रिया कराएंगे, किससे, इस मिश्रण को किससे क्रिया कराना है, HCl से, HCl के साथ क्रिया कराएंगे, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अभिक्रिया जब कराते हैं, किसके साथ क्रिया कराएंगे, जब इस मिश्रण को HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बनता है, अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ बनेगा अब सैलिसिलिक अम्ल बनता है, क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर कोल्बे अभिक्रिया की परिभाषा क्या बना, अभिक्रिया कहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लेना है,
सोडियम फिनॉक्साइड लेंगे। अब सोडियम फिनॉक्साइड का जो है क्या प्रतीक बनता है, तो बेंजीन रिंग में सोडियम फिनॉक्साइड कैसे रहेगा, ये बेंजीन रिंग है और इसमें जो है जुड़ा रहेगा ONA, यहाँ पर ONA जुड़ा रहेगा, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड है। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ पर एक केमिकल क्या बनेगा, तो इसका नाम क्या है और इसका नाम जो है कितना आसान है। अब यहाँ पर जो है COO, देखिए ये COO इसमें का यहाँ पे लेकर के बना लेंगे तो COO और NA एक पास हो गया, COO NA एक पास हो गया, बचा इसमें क्या, तो देखेंगे COO बच गया, यहाँ पर NA हो गया और यहाँ पर बच रहा है यहाँ पर क्या OH, तो यहाँ OH, इसका नाम टोटल क्या नाम है, तो इसका नाम है सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम क्या है सोडियम सैलिसिलेट। तो ध्यान देंगे यहाँ पर बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग हो गया, C गो, ऑक्सीजन 3 गो चाहिए, 2 यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 गो यहाँ है और एक यहाँ है, 3 हो गया। और यहाँ से जब बॉन्ड लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, एक हाइड्रोजन कम होता है यहाँ पर, तो यही हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, OH हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि अब क्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट बना। अब यह सोडियम सैलिसिलेट को जब मिला के गर्म करेंगे किसके साथ, अब यहाँ सोडियम सैलिसिलेट ले लेंगे, यहाँ पर सोडियम सैलिसिलेट का सूत्र क्या है, तो COONA और यहाँ पर OH है, ये सोडियम सैलिसिलेट है। अब ये सोडियम सैलिसिलेट को HCl से, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब यहाँ HCl से जब क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर एक यौगिक और बनेगा और इस यौगिक का नाम क्या रहेगा, तो यह बेंजीन रिंग बन गया, जो बेंजीन रिंग है यही बनेगा और यह बनेगा COONA हो जाएगा। जो यहाँ पर COONA था तो यहाँ पर COO केवल H रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पर COOH हो जाएगा, इसमें से Na निकल जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, H उसके पास चला गया, तो यहाँ पर जो है यहाँ OH रहेगा, H जो है इसके पास चला जाएगा और NaCl के साथ आ जाएगा, तो यह बनेगा यहाँ पर NaCl हो जाएगा। तो ये क्या बना COOH है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर COOH और ये बन गया सैलिसिलिक अम्ल बन गया। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। तो कोल्बे अभिक्रिया में कैसे बोलेंगे, जब सोडियम फिनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो सैलिसिलेट बनता है और जब सैलिसिलेट को जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिला के गर्म करेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है, उसके साथ NaCl बाहर निकल जाता है। तो यह अभिक्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगला अभिक्रिया पढ़ेंगे अब राइमर टिमान अभिक्रिया क्या है। अगला जो अपक्रिया है राइमर टिमान अपक्रिया। राइमर टिमान अपक्रिया क्या होते हैं, जब फिनोल को क्या लिखेंगे यहाँ पर, जब फिनोल को किससे क्रिया कराएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर जब फिनोल में क्या मिलाएंगे, जब फिनोल में क्लोरोफार्म क्या मिलाएंगे, क्लोरोफार्म को मिला लीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर जब फिनोल में क्लोरोफार्म मिलाकर क्या मिलाना है, क्लोरोफार्म को मिलाकर NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या बनेगा, सैलिसिलडिहाइड बनता है, सैलिसिलडिहाइड जो है बनता है, सैलिसिलडिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को राइमन क्या कहते हैं, राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं, राइमर टिमान अभिक्रिया कहते हैं। इसको 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा, अभिक्रिया कहते हैं। कितना आसान है, किसको मिलाना है, जब फिनोल को, अब यहाँ पर फिनोल ले लेंगे और फिनोल में क्या मिलाना है, तो यहाँ फिनोल का सूत्र क्या रहेगा, तो यहाँ पर फिनोल का सूत्र जब बनाएंगे तो यह बेंजीन रिंग हो जाएगा और इस बेंजीन रिंग पर OH लग जाता है, तो इसको कहा जाता है फिनोल और यहाँ लगेगा प्लस
CH क्लोरोफार्म और यहाँ पर NaOH, इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा सैलिसिल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सैलिसिल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो बेंजीन रिंग हो जाता है और यहाँ पर CHO लग जाएगा और ऊपर जो है OH ही रहेगा। तो ये बन गया सैलिसिल्डिहाइड बनेगा और उसके साथ जो है 3NaCl प्लस 2H2O बनेगा। क्या बनेगा, प्लस, यहाँ लिखेंगे प्लस 2H2O, 2H2O हो जाएगा। तो यह जो बन गया इस अभिक्रिया को, और यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 लगा लेंगे तो यह अभिक्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को जो है राइमर-टीमान अभिक्रिया कहा गया है। राइमर-टीमान अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब जो है फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला करके जब गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। उसके साथ जो है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जल जो है बाहर निकलता है। इसी अभिक्रिया का नाम होता है राइमर-टीमान अभिक्रिया होता है। तो उम्मीद करते हैं राइमर-टीमान अभिक्रिया जो है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे अगला अभिक्रिया। तो जो अगला अभिक्रिया है, यह जो अभिक्रिया है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होते हैं, तो इसमें क्या लेंगे, जब एल्किल, लिखेंगे यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड, क्या लेंगे यहाँ पर, एल्किल जो है हैलाइड को ले लेंगे, एल्किल हैलाइड सोडियम एल्किल हैलाइड सोडियम, अथवा रहेगा सोडियम लीजिए या अथवा पोटेशियम लीजिए, सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम या पोटेशियम एल्काक्साइड जो होता है, सोडियम या पोटेशियम का जो है एल्काक्साइड को लेंगे। और यहाँ पर जो है ध्यान देंगे क्या क्या लेना है, यहाँ पर जब एल्किल हैलाइड को लेंगे, सोडियम या पोटेशियम दोनों में से कोई आपको लेना है। उसके बाद के साथ जो है अभिक्रिया कराएंगे, के साथ अगर गर्म करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया करता है या अभिक्रिया करता है दोनों मिला करके, तो क्या बनता है, अभिक्रिया करता है तो ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर बनता है। इस अभिक्रिया को लिखेंगे यहाँ पर, इस अभिक्रिया को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी क्रिया को कराया जाएगा। अब क्रिया कैसे होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है आपको, यहाँ पर एल्किल हैलाइड लेंगे। तो एल्किल हैलाइड का जो है प्रतीक क्या होता है, तो एल्किल हैलाइड का मतलब RX, या एल्किल हो गया या हैलाइड मतलब हाइड्रोजन परिवार। और यहाँ पर जो है सोडियम लीजिए या पोटेशियम का जो है, यहाँ पर सोडियम या पोटेशियम का जो है एल्काक्साइड लेंगे, सोडियम या पोटेशियम का एल्काक्साइड हो गया। आज जब यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ पर ईथर बनेगा, ROR हो जाएगा, यह बन गया ईथर हो गया। और उसके साथ क्या बनेगा, सोडियम हैलाइड हो जाएगा। हैलाइड मतलब जो यहाँ पर देखिए क्या कितना आसान है, ROR यह हो गया, Na और X एक साथ हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई केमिकल के साथ क्रिया कराते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर C2H5 अगर लेते हैं और यहाँ पर Br हो गया, प्लस यहाँ पे क्या है Na हो गया, NaO हो गया और R के जगह पर C2H5 हो गया, तो यहाँ पर भी एथिल या एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। और सोडियम के साथ जो है यहाँ पर एथिल लगा भी है और यहाँ पर ऑक्साइड भी है, तो सोडियम ऑक्साइड जो है सोडियम लीजिए या पोटेशियम, यहाँ पर दोनों में से कोई ले सकते हैं। जब गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा C2H5O, C2H5 डाई जो है एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ बनेगा सोडियम ब्रोमाइड हो जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड मतलब NaBr हो जाएगा। इसी अभिक्रिया को जो है क्या नाम रखा गया, इस अभिक्रिया का नाम रखा गया है विलियमसन
जो है ईथर संश्लेषण विधि इसका नाम रखा गया है। ईथर बनने की क्रिया, कौन बनने, ईथर बनने की क्रिया को जो है विलियमसन जो है ईथर संश्लेषण जो है विधि कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये 3 अभिक्रिया आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह अभिक्रिया को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह अभिक्रिया हर साल के पेपर में पूछा जा रहा है। तो इसलिए यह अभिक्रिया को अगर आपको तैयार रहेगा तो अगला जो भी एग्जाम आपको रहेगा आपको दिक्कत नहीं होगा। तो इस अभिक्रिया को 2 बार लिख करके, मतलब एक बार आपको फेयर पर लिखिए और एक बार इसको याद करके रफ में लिखिए, जिससे आपको याद हो जाए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।